नमस्कार। स्टार चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत आभार। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं सब लोग। हमारा बहुत प्रिय एक सदस्य था हमारी टीम का। इनफैक्ट उसने से हमारा ये ताल जाना शुरू हुआ, दीपक बिष्ट। वैसे तो 26 जनवरी को उसकी डेथ हुई थी, लेकिन तिथि के हिसाब से आज उसकी पुण्यतिथि है। तो उसी कारणवश हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं दीपू के बारे में बात करने के लिए, दीपू की याद में उसकी श्रद्धांजलि उसको देने के लिए। और एक तरीके का हम सब मिलके जब हमारी ये सभा होगी ख़त्म तो हम सब मिलके एक प्रेयर भी करेंगे, उसको याद करेंगे। कहीं ना कहीं तो होगा, सब देख रहा होगा। तो इसी से हम लोग चलो अपना ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। मुझे याद है जब मैं पहली दफ़ा दीपू से मिली थी, तलीताल में हम रहते थे। तो मेरे हस्बैंड माती शादी ने मुझे मुश्किल से मिलाया था। उसने वीडियोस बनाई थी। वो बस स्टैंड जो अब नहीं है उसमें खड़ा होकर उसमें चढ़ के उसने वहाँ से कूद लगाई थी। और उसने क्या कहते हैं उसको, ट्यूबलाइट खाई थी। मैंने देखा था कि वो ट्यूबलाइट खा रहा है और मेरे को इतना अचंभा हुआ था कि कैसे कोई इंसान उसको खा सकता है और कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो एक वही मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुझको एक आदमी से मिलाता जो बहुत ही रिमार्केबल है, जो अलग ही किस्म का इंसान है। तो और मिमिक्री भी करता था। अभी अंजू जी हमें बता रही थी कि उसको शाहरुख खान बोलते थे, और मुझे भी ऐसा लगता था वो कुछ दिखता भी था उससे। और हाँ, और बहुत प्यार से बात करने वाला, हमेशा खुश रहने वाला। उसको देखते ही हंसी आ जाने वाली, बड़ी खुश हो जाती थी मैं भी उसको देख के। घूमता रहता था घर में, आता रहता था, भाभी बस मुझे चाय पिला दीजिए, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, हमेशा उसका यही कहना होता था। और हम लोग साथ में गोवा भी गए थे, 4 जने की पूरी टीम लेके। उसको बस एक ही सोच हमेशा लगी रहती थी कि मैं बस शूट करूं, मैं बस अलग अलग तरीके की चीज़ें देखूं, खोजूं, नया कुछ बनाऊं। तो उससे इतना बढ़िया वीडियो बनाया था हम सबका, जो आज भी हमारे पास है। उसकी बहुत सारी कलेक्शन है जो कुछ तो हमारे पास नहीं रही, लेकिन बहुत से कभी भी हैं। तो उसका जैसा जुनून मैंने किसी के अंदर नहीं देखा, और इतनी खुशी, इतना खुश रहने वाला इंसान कहीं नहीं देखा। आज उसकी याद में हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं और सब अपना अपना थोड़ा बहुत शेयर करेंगे एक्सपीरियंस, हमारे क्या क्या उसके साथ रहा है, कैसे हमने समय बिताया उनके साथ। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पंडित जी, हमारे सुराल जी, उनसे इसे शुरू करते हैं। हमारे फैमिली के पूरे काका शका भी हैं, वो सब कुछ करते हैं वो, और हमारे पंडित जी हैं। तो प्लीज सुराल जी, आप बताएंगे कुछ हमें दीपू के बारे में। हाँ, दीपू के विषय में जैसे भी आपने कहा कि कहीं होगा हमारे बीच में, तो गीता में भी कहा गया है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तार्थो न शोकयति मारुतः। अर्थात शरीर क्योंकि चोला तो बदलता रहता है, यानी अलग अलग जन्मों में अलग अलग लेकिन आत्मा अमर है और वो हमेशा स्थायी रूप से बनी रहती है। और वैसा ही हमको महसूस भी होता है, हमें विश्वास ही नहीं होता कि दीपक जी हमारे बीच में नहीं है। और उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहा जाए कि वो बहुमुखी व्यक्तित्व था। अभी जैसा आपने बताया, मिमिक्री वो करते थे, रॉड खाने वाला, और वो भी साइकिल 72 घंटे साइकिल चलाने वाला भी मुझे याद है फ्लैट में। और उसके अलावा कई क्वालिटीज थी, लेकिन ये जो क्वालिटी थी ये मतलब एकदम रचनात्मक नहीं थी। तो मैं उसका श्रेय मारुति साहब जी को देना चाहूँगा कि उन्होंने उनकी जो योग्यता थी उसको एक दिशा दी। दिशा दे करके उसको तब फिर उनका जो रुख परिवर्तित हुआ, फिर संस्कृति की ओर, हमारे पुराने मंदिर, बिल्कुल कहाँ कहाँ को दुर्गम स्थलों में जा जा करके मंदिरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और उनका इतिहास पता करना, और हमारे तीज त्योहार वगैरह उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उनको दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना। मतलब वो आप लोगों को श्रेय जाता है कि आपने उनको एक सही दिशा दी और वो उसमें सफल भी रहे ताल चैनल के माध्यम से।
संस्कृति से रिलेटेड होते हैं, कल्चर से रिलेटेड होते हैं, लोग क्या क्या यहाँ पे करते हैं। मतलब अगर कोई सोचे तो छोटा सा शहर है, लेकिन हमारे यहाँ पे जितनी इवेंट्स होती है मुझे नहीं लगता कि बाहर कहीं होती होगी। लोगों के पास इतना समय नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी भी हमारी संस्कृति जिंदा है। तो ये संस्कृति, कुमाऊँ की संस्कृति हमेशा सबके पास पहुँचे, इसलिए उन्होंने एक ताल चैनल शुरू किया। आज ताल चैनल को 15 से 20 साल हो चुके हैं। एक उसकी एक अपनी गुडविल है, लोग पहचानते हैं ताल चैनल। तो इसीलिए ये जो चैनल शुरू हुआ, और देखो ये बहुत मेहनत करी, काम किया उसने। और मुझे अभी आपसे बात करते करते इंसिडेंट याद आ रहा था कि जब होली आने वाली है, तो होली जब आती थी तो मेरे लिए हमेशा से फूल लेके आता था। वैसे तो बुराश के फूल ज़्यादा रेड ही पाए जाते हैं, लेकिन वो वाइट फूल लेके आता था मेरे लिए। भाभी मैं आपके लिए वाइट बुराश के फूल लेके आया हूँ, और वो हर साल आते थे। रेयर भी बहुत रेयर होते हैं, तो उसको ही पता रेयर नहीं, वो पूरे कुमाऊं में एक ही पेड़ है। वो जो अच्छा। ये रामगढ़ के ऊपर जहाँ टैगोर हिल कहा जाता है, वहाँ एक केवल एक मात्र। अच्छा, तो हमेशा वाइट फूल और हर साल लेके आता था। कभी कहीं से लिलीज भी आता था, कुछ ना कुछ जरूर लाता था, पर मेरे लिए जरूर लाता था। और मुझे इस चीज़ का हमेशा से ध्यान रहता था, और याद भी रहती थी कि अब दीपू मेरे लिए लेके आएगा वाइट फूल आपके लिए। तो और आप भी बताइए कुछ, आपके साथ भी तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा रहता था, मिलना जुलना बहुत आपके आसपास बहुत रहता था कुछ। हाँ, मेरे तो जितने भी तीज त्योहार के बारे में जो भी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मतलब हर तीज त्योहार में वो हमारे यहाँ उपस्थित रहते थे। और जो मंदिरों के बारे में, उसके बारे में तो मैं भी फिर उसी बहाने मुझे भी एक मौका मिलता था कि मैं भी उसको कहीं पुराने साहित्य में उसमें तो रिसर्च करूं, ढूंढूं, और उसके लिए बाध्य कर देते हो मेरे को। तो बल्कि नैनीताल का जो नाम है उसकी स्पेलिंग भी अलग थे, जो उसने खोजे थे पहले। तो अंग्रेजों ने बनाया था नैनीताल का नाम, इसने भी रखा होगा मुझे, डबल ई वाला, तो डबल ई था नैनीताल, NAY, NAY नयनी। हाँ, नयनी। ओरिजिनली वो नयन है ना, नयन माने आँख। जी जी। तो NAY है नयन, तो उसको डबल ई। तो ऐसे अभी भी मॉन्यूमेंट है, पुरानी कब्रें हैं जहाँ पे नैनीताल का पुराना स्पेलिंग का नाम लिखा हुआ। तो ये भी उसने ही खोजा था, मुझे ध्यान है उस चीज़ का, है ना। तो बल्कि छोटे छोटे मेरे बच्चे थे, तो वो भी उनके साथ लेके गया था उनको किसी की कब्र में। उनका नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें फिर चढ़ाए थे फूल। अच्छे मेरे बच्चे भी गए थे वहाँ पे, तो मुझे ध्यान आ रहा है वो। बैठ के हम दीपू के बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत यादें आ रही हैं उसकी। बहुत बार बार मैं सोच रही हूँ कि जिसके साथ ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, और क्या क्या होता था उसके साथ। नाना जी, आप कुछ कहना चाहेंगे आज? जैसा कि दीपक बिष्ट सब उनको दीपूदा करके नाम से जानते हैं और प्यार से दीपू कहते थे। हम भी बचपन से, छोटे से हम बड़े हुए हैं, तब से दीपूदा को देख के ही हम लोग बड़े हुए हैं। और जैसा कि गुरुजी बता रहे थे आध्यात्म को लेके, तो हम ताल चैनल के उस एपिसोड को जरूर देखते थे, क्योंकि वो हर बार कोई नया। अच्छा, गुरुजी बड़े शांत स्वभाव के हैं और दीपूदा बड़े चंचल तरीके के, तो उनके मतलब बिल्कुल विरोधाभासी दो लोग और एक टॉपिक पर बैठे हैं। दीपूदा के क्वेश्चन ही खत्म नहीं होते थे। दीपूदा, और उन क्वेश्चनों से एक ऐसी जानकारी निकलती थी कि लोगों को उस, चाहे आप तीज त्योहार ले लें, कोई भी आध्यात्मिक, गुरुजी का आध्यात्म से बड़ा जुड़ाव रहा है, और अच्छा सुनने को हम लोगों को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो उनके जो प्रश्न होते थे वही जिज्ञासा पैदा करते थे दर्शकों के मन पे भी। और ताल चैनल ने जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, दीपूदा ने भी इतनी मेहनत करी। हम लोग आज आपके इस प्रोग्राम में बोल रहे हैं, लेकिन अगर मैं देखूं तो मैंने सबसे पहले जो कैमरा फेस किया है वो दीपूदा का ही कैमरा मैंने फेस किया है। मैं, हमारे जो रिकॉर्ड कर रहे हैं सुनील बोरा जी, कई लोगों से किया। हाँ, तो मैं इनको बता रहा था कि क्या था। हमने कहा हम गए थे केले का पेड़ लेने, और 15-1 साल पुरानी बात होगी कम से कम। तो उन दिनों वो क्विज खिलाते थे, मेला शुरू हो जाता था। कहाँ मेला अलग, झूले में लोग भीड़ हो रही है, वो अपने इर्द गिर्द लोगों को इकट्ठा करके मेला लगाते थे। उन्होंने कहा ताल चैनल ने क्विज रखा है, अपना खड़े हो गए बीच मेले के अंदर, सारी भीड़ उस तरफ,
इसमें मारुति का भी बहुत ज्यादा वो हो जाता था, क्योंकि ये जो मेले के समय में जो गेम्स खिलवानी और वो सब करवाना, वो ब्रेन चाइल्ड जी मारुति का ही था। जी, ताल चैनल ने जो रहते थे जितने भी ना, ताल चैनल के जो ये प्रोग्राम रहते थे, आपका जो क्वेश्चन आर होते थे, स्कूलों की कराते थे, लेकिन जो ताल चैनल का जो सबसे बड़ा इवेंट, जो सबसे ज्यादा आकर्षण केंद्र रहता था, वो रहता था जो वो मेले के बीच के अंदर क्विज होती थी। उसके अलावा जब हम लोग केले का पेड़ लेने जाते थे तो वो बोलते थे, अरे राणा जी इधर आओ। हमने कहा दीपू दा क्या है, चलो अभी क्या 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 यहाँ आपको दिखा, ये बताओ हमको। तो हम कहते थे दीपू दा हमको बोलना नहीं आता है। कह रहे तुमको बोलना कुछ नहीं है, तुम कहाँ से आए और ये यहाँ तुम्हें कैसा लगा, केवल इतना बोलो। तो धीरे 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 हमको लगता था कि हाँ, और वो पीरियड तो एक ऐसा रहता था, ताल चैनल जो आपका रहता है, तो ताल चैनल में ही सब मेले की गतिविधियां, क्योंकि पूरे शहर का आकर्षण का केंद्र है, प्रदेश के आकर्षण का केंद्र है, और देश विदेश के लोग भी। और पिछले कई सालों से ताल चैनल इसको यूट्यूब पे भी लाइव कर रहा है, अब विदेश से भी लोग दर्शन करके फोन कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये वाला स्टेप भी ताल चैनल का बहुत अच्छा रहा। तो हमको भी ये रहता था कि यार हम लोग अगर ताल चैनल पे बोल रहे हैं, दीपक बिष्ट अगर हमारा दीपू दा इंटरव्यू ले रहा है, तो हमको फिर तैयारी के साथ जाना अगली बार। और करते 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 हम 8-10 साल तक, जब तक हम छात्र जीवन में, छात्र राजनीति में नहीं आए, मैं 2007 से छात्र राजनीति में हूँ, लेकिन उससे पहले ही हम जब 8th-9th से थे, तब से हम उसमें बाइट कर रहे हैं। उसके अलावा चाहे हमारे कॉलेज के इवेंट हो गए, उसमें आना रहता था। मेले, पारंपरिक त्योहार जैसे होली का है, होली में वो भी अपना टीका वीका लगा के होलियारों के साथ बैठ जाते थे। क्योंकि राग जैसे अगर देखा जाए, कोई इंटरव्यू लेने वाला लिमिटेड समय के लिए बैठता है, उन्होंने कहा होली हो रही है, हमने कैप्चर करना है, लेकिन उनका इतना डीप उस चीज पे रखते थे। वो क्या कहते थे कि जैसे अगर अभी भैरवी हो रही है तो जय जयवंती के लिए भी जाना है, जय जयंती होली अलग है, थोड़ी देर बाद वो होली, क्योंकि एक होलियार कॉमन नहीं, होलिया नहीं गाते हैं, तो वो रुक रुक के अलग अलग होलियों के छोटे छोटे शॉर्ट्स को भी मैंने देखा ताल चैनल पे, मतलब कॉमन नहीं, अलग अलग चीजें दिखती थी। तो ऐसी विविधताओं में, जो अनेकताओं में एकता की बात करते हैं, उनको दिखाने वाले मतलब दीपू दा, तो बड़ा याद आता है। लास्ट ईयर की बात है जब ये जो सॉन्ग रचा जाता है और जो जिसमें नाटक करते हैं, लेडीज करती है, उनका अपने अपने ग्रुप्स होते हैं, तो सब दीपू को याद कर रही थी। दीपू कहाँ है, दीपू दीपू का बहुत याद आ रही है ना, सबके दिमाग में यही होता था, दीपू दीपू है ना। तो ये मैंने बहुत, इस बार जब मैंने ये साल से जो मैंने ताल चैनल संभाला, तो ऐसे बहुत से लोगों को मिली मैं, अलग अलग स्तर के, जिन्होंने सबने दीपू को बहुत याद किया। नहीं देखिए, ताल चैनल में सारा इवेंट आता, ताल चैनल में अगर जैसे इवेंट आ रहा है, तो दीपू दा के हाथ में कैमरा ऑन है या नहीं है कोई नहीं पूछता था, और नॉन स्टॉप हर समय उनका कैमरा ऑन रहता था। और जैसे ही मान लीजिए आपका जुलूस चल रही है, शोभा यात्रा चल रही है, तो दीपू दा का चेहरा ही एक तरीके से कैमरा है। लोगों ने दीपू दा की स्माइल देखी नहीं कि अपना बोलना शुरू, मतलब रुक के बिल्कुल नहीं कि आपने बोलना है, सही कहा, उनका चेहरा ही एक कैमरा। हाँ, लोगों को पता था ये दीपू ने आज दिखाना ही है ताल चैनल में, तो हम वो दूर से तैयार हो जाते थे दीपू दा को देख के कि अब भाई बोलना है। तो अगर जुलूस आपका शोभा यात्रा अगर केले के पेड़ की अगर तलीताल से आ रही है, या आप स्वांग का जो शोभा यात्रा है होली की, तो उनको पता है सामने अगर दीपक बिष्ट आ गया है, तो इसका मतलब अब ये शाम को हमको आना है ताल चैनल में, तो अब तैयार रहना है बोलने के लिए। तो एक मन में एक इच्छा जैसी भी होती है बोलने के लिए, और अच्छा भी लगता है कि हमारे लोकल के लोग, सब लोग देखते हैं उस चीज को। बिल्कुल एक परिवार का चैनल जैसा बना दिया, घर के चैनल जैसा, परिवार के चैनल जैसा, कि चलो आज हम लोग ये कर रहे हैं और ये आज हम शाम को दिखेंगे भी सबको। सही बात। तो एक तरीके का पारिवारिक चैनल बन गया हमारा ना, एक नैनीताल का, एक हमारा एक संगठन वाला चैनल। और दूसरा, लोगों के अंदर की जो प्रतिभा है और उनको बोलने के लिए मतलब तैयार करना इतना आसान नहीं है। किसी जो व्यक्ति बोलने वाला नहीं है, प्रवक्ता नहीं है, पूछता था ना। हाँ, और कई बार ऐसा होता था वो बाध्यता भी नहीं रखते थे कि भाई आपने बोलना ही ऐसा बोलना, अगर आप अच्छा बोलोगे तो एक अंदर का डर भी खत्म होता था बोलने वाले का, कि नहीं जी हमने इसी बिंदु पर बोलना है, इसी टॉपिक पर बोलना है। तो उससे क्या है, लोगों की उत्सुकता बढ़ती थी और अंदर के भाव निकलते थे। तो मतलब सोच के नहीं, एक अंदर से भाव के रूप में लोग अपनी जो भाव से निकलता है उत्साह को, उसको उस कैमरे के सामने दिखाते थे। बहुत बढ़िया। तो आप हमारे साथ दीदी भी, खेतवाल दीदी भी ज्वाइन कर लिया हमको, और वो भी हैं, तो इनसे भी हम लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं। अभी पहले प्रगति जी से बात करते हैं। प्रगति जी, आप जरा कुछ बताएंगे, आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे दीदी के साथ?
अनुभव तो इतने हैं कि हम शायद साल भर से उन्हें भूल नहीं पाए। जीवन वर्षा कला संगम समिति का प्रत्येक कार्यक्रम हमारे ताल चैनल के माध्यम से दीपक बिष्ट जी ने प्रस्तुत किया है। और मैं एक वस्तु यहाँ पर बताना चाहूंगी कि व्यक्ति का जब विचार खत्म होता है तभी उसके जीवन का अंत होता है। और दीपू भैया के जीवन का अंत होगा ही नहीं जब तक हम सभी जीवित हैं, क्योंकि उनके जो विचार है वो सभी के बीच में प्रज्वलित है, जाज्वल्यमान है। ताल चैनल के माध्यम से वही कार्यक्रम हम भी आगे लेकर जाएंगे। इस वर्ष हम भिटौली करेंगे, ताल चैनल वहां आएगा, दीपू भैया को हम याद करेंगे, शालिनी भाभी वहां उपस्थित होगी, आप होंगे, तो दीपू भैया गए कहाँ हैं? तो जब तक विचार जीवित है तब तक व्यक्ति जीवित है, और अगर व्यक्ति जीवित होते हुए भी उसके विचार मर गए तो व्यक्ति खत्म हो जाता है। तो हमने कभी भी दीपू भैया को मरने देना ही नहीं है। आज श्रद्धांजलि उनके सूक्ष्म शरीर की नहीं, उनके स्थूल शरीर की हुई है। उसी को हम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और उसी को दे रहे हैं। और सहर्ष कहते हैं कि जब तक हम जीवित हैं दीपू भैया हमारे बीच में हमेशा जीवित रहेंगे। और जीवन वर्षा कला संगम समिति ताल चैनल के साथ में प्रत्येक कार्यक्रम प्रस्तुत करती रहेगी, दीपू भैया को याद करती रहेगी। शालिनी भाभी और ईशा भाभी के साथ में हम लोग रहेंगे। एक अनुभव उनका कि जिस तरह से मैंने बोलना शुरू किया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था टैरो कार्ड्स के ऊपर, क्योंकि मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। वो सुबह 5:30 बजे आ गए थे। ये बहुत बड़ा था कि मुझे भी तैयार होने में समय लगता है। तुम तैयार हो जाओ, जैसे होते हो मैं बाहर का देख लूंगा। उन्होंने मेरा टैरो कार्ड का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करके और मेरे साथ बैठ के 7 बजे से लेके 10 बजे तक शूट किया। वो मेरा पहला प्रस्तुति थी टैरो कार्ड के लिए जो उन्होंने मेरा लिया था इंटरव्यू। उसके बाद में गुरुजी के साथ में एक इंटरव्यू एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हम दोनों का इंटरव्यू उन्होंने लिया था। जितने उत्तर नहीं दिए उससे ज्यादा प्रश्न वहां से उठ गए थे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। और उन्होंने ये भी कहा था कि टैरो कार्ड्स के सेशन आपके मैं ताल चैनल के माध्यम से लेना चाहूंगा। उस बात को भी काफी समय हो गया। जिस दिन उनके स्थूल शरीर की मृत्यु की खबर आई वो दिन था वसंत पंचमी का दिन, और उस दिन हमारे घर पे भजन थे। हम लोग स्पीचलेस हो गए, कार्यक्रम बीच में रुक गया क्योंकि हमारे लिए, क्योंकि सुबह ही उनसे बात हुई थी, वो शूट करने आने वाले थे। फिर उन्होंने कहा कि रेखा आर्या जी आने वाली, आज नहीं शूट कर पाऊंगा, आप शूट करके मुझे भेज देना। और उसी दिन इस तरह की खबर सुन के हम तो हतप्रभ रह गए थे कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन मन को मनाना पड़ता है। हम यही कहेंगे कि जो उनसे जुड़ी हुई भाभी है, आज आप तो जीवित है तो उनके विचार भी हमारे बीच में है। बस इसी बात को और विषय क्या रखे, जो व्यक्ति जीवित है उसके मृत्यु की हम चर्चा ही क्यों कर रहे हैं। हम सभी ताल चैनल के माध्यम से कहेंगे कि ताल को मृदंग और थाप से जोड़ने का काम दीपू भैया ने किया है, और उसी को आगे हम सहर्ष कदम से कदम मिला के चलेंगे, और आगे गठित होकर आगे कदम से कदम मिला के हम भी चलेंगे। मैं निवेदन करूंगी आपको थोड़ा सा, मैं भी कुछ अपने एक्सपीरियंस बता दूं उनके साथ। तो जैसे इन्होंने प्रगति जी ने कहा, हम उनको याद करें, बस उनकी यादें करें ताकि वो और थोड़ा हमारे बीच में और जीवित हो, है ना। भैया के साथ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे भी मैं सबको बता रही थी कि मेरा फर्स्ट डे कॉलेज का था। जैसे ही कॉलेज में एंटर किया उस टाइम पर भीड़ देखकर एक डर लगता है ना, तो वहाँ पे इतनी भीड़ लगी थी, और अचानक से देखा कि एक बंदा ऊपर खड़ा है और वहां से बहुत जोर जोर से अलग अलग आवाजें निकाल रहा है, और सब लोग खड़े होके देख रहे हैं उन्हें। उसके बाद थोड़ी देर में रॉड पकड़ी खा दिए। फिर वो उनको देख के एकदम से डर भी लगी। फिर ये आया कि ये है कौन, क्या है। फिर जब कॉलेज कंटिन्यू जाते रहे, उन्हें देखते रहे, भाभी के साथ में देखते रहे, तो फिर उनसे बोलने को बहुत होता था कि इनसे कैसे बात हो। उस टाइम पर हम लोग इतने ऐसे नहीं थे कि किसी से भी बोले, इतना वो नहीं था कि हम एकदम से जाके बोल पाए। फिर जब कॉलेज वगैरह हो गया फिर उतना कुछ ऐसा अटैचमेंट भी नहीं रहा, उतना कुछ भी नहीं। फिर जब हम लोगों ने अभी एनजीओ अपना वर्क करना शुरू किया, प्रोग्राम्स, तो भैया कंटिन्यू आए। हमने ही फर्स्ट टाइम की उनको बुलाया था हमारे प्रोग्राम्स में। तो भैया, जैसे अभी भैया ने भी बोला कि कैमरे के सामने हम नहीं बोल पाते थे, तो मेरा तो ये रहता तो मैम आप ही बोलो। अभी भी मैंने यही बोलता आप ही बोलना, तो मैं ये कहती थी मैं नहीं बोलूंगी। तो मुझे डांटते थे, क्यों नहीं बोलेगी, मैं पूछ रहा हूँ ना, पकड़, तू बस खड़ी हो जा, मैं बोलूंगा और तुझे बोलना है, क्या बोलना है बोलेगी। तो मैंने शायद कैमरा फेस करना भैया से ही सीखा है। और हर बार जब आते थे, पहले पहले तो उतना नहीं होता था उनसे बोलने का, फिर उनको हमसे अटैचमेंट हो गया, हमको उनसे, तो वो यही बोलते, हर बार आएंगे और एक नई चीज पूछते थे। जैसे आपने बताया अभी कि नैनीताल की स्पेलिंग, तो हमसे तुम्हें पता है क्या थी, तुम्हें पता है कि किसने इसका शुरुआत किया था। पाषाण देवी
कहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्या हुआ है, इतने अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछते थे और हमें तो कुछ चीज़ें नहीं पता होती थी तो हमें उसके आंसर्स भी बताते थे और इतनी सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से हमें बताते थे। अभी जैसे कोरोना काल में ही है तो भी हमें फ़ोन करके स्पेशली बुलाते थे कि तुम दोनों आ जाओ, या मुझे फ़ोन करेंगे कि प्रगति को लेके आ जाना, प्रगति मैम को फ़ोन करेंगे कि वर्षा को लेके आ जाना और हमें कि तुम्हें इसके बारे में बोलना है। इवन अभी हमारा एक कुछ प्रोग्राम भी था तो उसमें भी घर आके खुद से इंटरव्यू लेके गए, हम लोग के संग टाइम स्पेंड करते थे। उनका बर्थडे था तो उस टाइम पर उनकी मदर की भी डेथ हुई थी तो हमने भाभी को बोला कि हमने उनके लिए सरप्राइज प्लान किया है तो उन्होंने बोला वो नहीं आ पाएंगे, तुम फिर भी बात कर लो। हमने बात करी, वो आए, हमने उनके संग उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। हालांकि वो अंदर से उस टाइम पर मम्मी को लेकर अपनी थोड़ा अपसेट थे लेकिन हमारे साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया और आज भी गूगल में उनकी फ़ोटोज़ जो रिपीट होती है और जो नैनीताल के बर्थडे की फ़ोटोज़ रिपीट होती है वो हमारे गूगल में कंटिन्यू चलती रहती है। तो उससे भैया आज भी हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो याद हमेशा उसकी रहेगी, बिल्कुल खत्म नहीं होनी है। जितना स्माइल उसका फेस था, स्माइली फेस, वो नहीं भुलाएगा। अच्छी जगह थी कि आप अपना विचार रखेंगे। आज 1 साल हो गया है दीपू को छोड़े हमारा साथ। तो मुझे तो हमसे तो बहुत छोटा था खैर वो दीपू, लेकिन मुझे याद है जब हम कॉलेज में थे और वो छोटा था तो वो जहाँ पे बाटा है वहाँ पे नानक स्वीट हाउस होता था तो वहाँ पे सीढ़ियाँ होती थी तो अपने ग्रुप में खड़े होके वो करता था अपना परफॉर्म, जैसा एक उसको मिमिक्री का शौक था ही, तुम आप लोगों ने बता ही दिया है सब। लेकिन वो शाहरुख खान को जो कॉपी करता था बेस्ट हो तो हम उसको शाहरुख खान ही बोलते थे और अपने बालों को ऐसे रफल करेगा, वो करेगा, आवाज़ भी वैसी वो करेगा। तो वो फिर लेकिन उससे ज़्यादा मेरा इतना वो नहीं होता था। लेकिन जब ताल चैनल शुरू हुआ तो तब खानपीन एक उसमें एपिसोड शुरू हुए, इसमें खाने के बारे में हमारा शूट होने वाला था। तो उसमें मेरे को जो हमने एडवर्टाइज किया था उसके लिए ताल के लिए, तब वो उसने मेरा इंटरव्यू लिया था। फर्स्ट टाइम मैंने भी कैमरा फेस किया था तब उसने इतनी मेरी मजाक उड़ाई थी। उस टाइम मुझे याद है मेरे 2-3 शॉट्स लिए थे, मतलब मुझसे बोला, मेरे को शर्म आ रही थी बहुत। तो उसने, जबकि वो इतना छोटा था, तो उसने मेरे को बहुत वो करा कि आप ऐसे बोलो और फिर आप क्या पकाने वाले हो, मैं आने वाला हूँ ये वो। तो वो मुझे बहुत याद है, जो पहला हमारा एडवर्टाइजमेंट था वो खान पीण करके कि हमारे एपिसोड शुरू होने वाले हैं, तो वो याद है। लेकिन उस हाँ रहता था कि आज अंजू जी ये बनाएंगे, हाँ, तो वो करता था। और लेकिन उसका जो एक खुशदिल था वो, और जो उसके उसमें एक लाइवलीपना हमेशा रहता था। उसके फेस के एक्सप्रेशंस ही ऐसे थे कि तुमको एक हंसी आ जाती थी उसको देख के। और तो एक गैप तो छोड़ गया है वो बहुत मुश्किल से भरेगा। लेकिन जो जैसे हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम आप बोल रहे हो कि नैनीताल में होते हैं, लेकिन जो एक एक चीज़ कैप्चर करता था उसमें इन्वॉल्व होके, वो कोई भी नहीं करता है। मैं देख रही हूँ सब लोग करते हैं यहाँ, लेकिन उसका जैसा कोई नहीं करता है। हाँ, जो वो अपना एफर्ट करता है उसमें, दिल से वो लगा रहता था। हाँ, वो मतलब कम ही देखने को मिलता है। हाँ, इट वाज नॉट लाइक अ प्रोफेशन। हाँ, वो उसमें इतना इन्वॉल्व होके अपना समझ के करता था। खुशी थी मेरी, हाँ, पैशन। हाँ, और तो अब मैं उसको इसलिए भी मिस कर रही हूँ, अभी बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि हो सकता था वो मतलब मैं उससे कितनी चीज़ें पूछती, क्योंकि मैं भी लिखती हूँ अपने उसके बारे में। तो मैं ये सोच रही हूँ वो अगर होता तो मुझे उसमें भी थोड़ा गाइड करता अपने उसमें, दीपू होता। और तो हम उसको याद करते हैं, और वो अभी जीवित हैं ही। जैसे प्रगति जी ने कहा कि वो जगह ज़रूर खाली हो गई है, लेकिन वो है हमारे साथ। वो होली के टाइम पे मुझे याद है सुबह से ही शुरू हो जाता था, कैमरा लेके उसके कैमरा कवर्ड रहता था। हाँ, मुझे याद है कैसे वो कैमरा खराब ना, हाँ, सुबह से ही दीपू जी वो लगा के अपने हाँ, सबसे मिलने के लिए सब चीज शुरू हो जाती वो थी। मोनाल विशाल घर घर वो इंटरनेशनल होली थी ना, मोनाल विशाल जी। कपिलेश्वर महादेव चारों ओर जो कम से कम 20-25 गाँव की होलियां होती है साथ। अच्छा वो भी फिल्माया था उन्होंने। अच्छा, कहाँ होती थी सर? ये मोनाल विशाल के पास जगह है कपिलेश्वर महादेव। अच्छा अच्छा गुरु जागेश्वर स्टाइल में मंदिर है संगम में, हाँ। तो वहाँ
कम से कम 25 गाँव के लोग आते हैं वहाँ। एक गांव की होली आती है, फिर वो जाती है, फिर दूसरे गांव की आती है, फिर तीसरे गांव की आती है वो। और बिल्कुल बाकायदा वेल ड्रेस्ड, बिल्कुल कुमाऊनी होली। अच्छा, हमारे छोटे सवाल जी कुछ कहना चाहेंगे दीपुदा के बारे में? तो दीपुदा के बारे में तो जितना कहे उतना कम है, लेकिन कुछ पंक्तियों के थ्रू मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। कबीरदास जी की पंक्तियां हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो ऐसी दीपुदा की लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी थी। जी जी। और मेरा स्पेशली बहुत डीप कनेक्शन था बचपन से ही, क्योंकि मेरे लिए गुरुजी की पर्सनैलिटी थी वो, और एक टीचर की तरह थे। और मुझे याद है स्कूल से जब मैं आता था, बोर्डिंग में पढ़ता था मैं, और जब छुट्टियों में आता था तो और दीपुदा सीधे इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर देते थे। और बच्चा का हेजिडेंट होता है, स्टेज फ्राइट होती है, तो वो प्रेशर डालते थे। वो उन्हें पता था कि, तो जब भी आता था मुझे लगता था कि आज तो वाट लग गई, आज दीपुदा अच्छे से। लेकिन उससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ मुझे ओवरऑल लाइफ में ही, मेरी पर्सनैलिटी में भी, कि बोलना आया। और उस छोटे मोटे जो उन्होंने प्रेशर डाला उसकी वजह से हम लोगों ने काफ़ी कार्यक्रम साथ में करे। जो पूज गिरदा है उनका इंटरव्यू भी हमने साथ में करा। घी त्यार का एक हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, और छोटे मोटे ऐसे ऐसे काम किए। तो उससे बहुत महत्वपूर्ण था गिरदावल। जी जी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट। वो उससे काफी सबको पता, काफी चीजें पता चली उससे। दीपक जी के निर्देशन। तो मेरे लिए तो बहुत ही लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स थे उनके साथ पर्सनली, इसलिए मेरा आज आने का बहुत ज़्यादा मन था। मैंने बोल भी रखा था कि मुझे आज जाना ही जाना है अपने पापा से। और चलिए अच्छा लग रहा है, इसलिए मुझे बोलते हुए भी, उनको याद करते हुए भी। काफ़ी नई नई चीज़ों से उन्होंने मुझे मिलाया था। हमारे लिए तो इंडियाना जोन्स थे एक तरीके से, इंडियन इंडियाना जोन्स, क्योंकि उनका इतना एक्सप्लोरेटरी नेचर था, इतना एडवेंचरस नेचर था। हम बच्चे थे, हमें स्टोरी बताते थे, स्टोरी नहीं बताते, उन्होंने शूट्स करी थी मॉर्चुरी के अंदर रात भर रुक के। और डेयरिंग वाला भी कब्रिस्तान के अंदर रात भर रुक के शूट किया था। तो उस टाइम पर ऐसा लगता था कि अरे मतलब क्या पर्सनैलिटी है। जी जी। तो मतलब अलग करना चाहते थे। तो हाँ, तो मतलब इतना हमारे लिए रोमांचक होता था ये सब सुनना, ये सब करना, कि हमें भी ऐसा कुछ करना है एक दिन बड़े होके। तो काफी कुछ वो गुण हमें है उनके थ्रू ट्रांसफर्ड आज। ये बहुत अच्छी चीज़ करी है कि एक तरीके से जब वो कैमरा लेके आता था और क्वेश्चन आपसे पूछता था तो आप जवाब देंगे ही। बिल्कुल ये बिल्कुल। नहीं कि आपके ऊपर छोड़ दे कि आप क्या बोल रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप जवाब देंगे। और धीरे धीरे करके ये जो कॉन्फिडेंस उन्होंने सबके अंदर डाला, ये बहुत अच्छी चीज हुई। प्रिपेयर करता था सबको। इट्स लाइक इंक्रीजिंग योर ओन कॉन्फिडेंस लेवल। हाँ बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा किया, जैसे राणा जी ने कहा, जैसे आपने कहा, तो ये तो आपको लाइव एग्जांपल। हाँ, हमारे जो एज ग्रुप के लोग हैं वो सब जो जानते हैं वो यही बोलेंगे। जी जी। कॉन्फिडेंस डाला, ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सोशल वर्किंग हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प बहुत बड़ी बात है। और ये आपने कहा कि गुरुजी टाइप के आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी मच क्लोज टू माय हार्ट। So nice to hear that. Seriously, thank you. तो कृपा दीदी आपके कुछ दीपू के बारे में तो जो कुछ भी कहा जाए वो बहुत कम है। आज दीपू को याद करके हमें ऐसा लग रहा है कि दीपू हमारे आसपास ही है कहीं पर। मुझे भी ऐसे दीपू बिल्कुल ऐसा था वो। मैं उसके लिए तो क्या कहूँ, मेरे को तो बहुत बुरा लगता है उसके लिए जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ। और जब भी मुझे उसकी याद आती है, मैं होली हो, दिवाली हो या कोई भी तीज त्योहार हो, वो पहले घर पहुँच जाता था मेरे। बाहर से गेट से ही आवाज लगाएगा, दीदी कहाँ हो, ऐसे करके चिल्ला के आवाज लगाता था मेरे को। अंदर ही हूँ, आजा कहूँगी, अंदर आ जाएगा फिर और कहेगा आप कुछ बोलिए, कुछ भी बोल दीजिए, 2 शब्द बोल दीजिए। अच्छी देखो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ कहूँगी तो, ना आप बोलिए, कुछ बोल दीजिए। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड रिटायर होके आए
तो फिर इनको पूछता था सीधे। मैं कहती थी तू नाम आवाज तो मुझे लगाता है, पूछता तू जीजा जी को है, ये कहती थी मैं। कहाँ है जीजू कहता था आते ही कल के। बाहर से आवाज लगाएगा दीदी जीजा जी कहाँ है, और मेरा शब्द यही होता था, याद मुझे आवाज मुझे लगाता है, याद जीजा जी को करता है करके। दीपू हर काम में, हर चीज में, दीपू की वजह से मैंने तो कई चीजें जानी, यहाँ क्या है क्या नहीं है, इसका क्या कहते हैं, हमारा ये नैनीताल कैसे बसा, क्या बसा, सब उसकी वजह से ही मैंने जाना सारा। इसकी हिस्ट्री मुझे नहीं मालूम थी इतनी जितनी मतलब दीपू की वजह से हमने जाना, क्योंकि वो हमको एक एक चीज बताता था, एक एक चीज के बारे में विषय में बताता था। और कहीं भी जाए वो कुछ भी हो, होली की जिक्र आ रही थी अभी, इतनी बढ़िया होलियां, वो गांव की होलियां गाता था। मैं कहती दीपू यार ये तो होली जरूर दिखा देना। हाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है ये होलियां, जो ये जागेश्वर वाली होलियां बता रहे हैं, आप बता रहे हैं जो, वो मतलब मुझे इतनी अच्छी लगती हैं वो होलियां। और दीपू हमेशा, मैं दीपू कहती तूने दिखा तो दिया, एक बार मुझे दिखा दे यार, और दिखाता था वो मुझे ताल चैनल में, और मैंने उसका नाम ही दीपू ताल रखा था। ये आ गया दीपू ताल कहती थी मुझसे, दीपू ताल ही कहती थी मैं उससे। और मैंने उसका नंबर अभी भी सेव है मेरे पास, दीपू ताल करके ही सेव है मेरे नंबर। और ये बहुत और हाँ बार बार ताल ताल ताल, हाँ बहुत अच्छा लगता था उसके मुझसे, बहुत अच्छा लगता था ताल ताल ताल। तो मैंने उसका नाम ही दीपू ताल, मेरे बच्चे तक उसको दीपू ताल भैया कहते हैं। हाँ हाँ और हाँ, और जिस दिन बिल्कुल मतलब इतना शॉकिंग था वो दिन, जिस दिन मैंने एकदम ये खबर सुनी, मेरे को फोन आया किसी का, तो ऐसा ऐसा हो गया। मैंने कहा नहीं गलत बोल रहे हो, मुझसे यही निकला नहीं गलत बोल रहे हो। डाइजेस्ट नहीं हो पाई, ये नहीं हो पाई, बिल्कुल भी बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो पाई। और हर मतलब आप क्या कहते हैं, नंदा देवी हो या ये क्या कहते हैं रामलीला हो, या कोई भी रामलीला हो, यहाँ मल्ली ताल की, तल्ली ताल की, 7 नंबर की और सुखा ताल की, सारी रामलीलाएं देखने को मिल जाती थी, सब चीज मिल जाता था। हम तो ताल लगा के बैठे रहते थे बिल्कुल, दीपू ने ये कर रखा होगा जरूर, और हम देखेंगे, देख लेते थे। और मैं किचन में जाते रहूं और देखते रहूं प्रोग्राम उसके, और ये बोलते रहते थे अंदर से, ये आ रहा है देख देख, ये आ रहा है देख देख, और मैं देखती रहती थी। आज दीपू को हम भूल नहीं सकते, दीपू हमारे बीच से कभी जा भी नहीं सकता है, नहीं जा सकता है। दीपू तो ऐसा है कि मतलब ऐसे समा गया था वो हम पर कि हम उसको कभी भूल नहीं सकते हैं। उसकी यादें कभी जा नहीं सकती, हमारे दिल से नहीं जा सकती हैं, हमारे मन से नहीं जा सकती हैं। और आज भी दिवाली आई, मैंने उसको याद किया, मैंने कहा दीपू होता पहुंच जाता, कहता दीदी कहाँ हो, और आके सीधे मंदिर में जाता था वो, मेरे से चलो नहीं कहता था, और सीधे मरे मंदिर में जाके वो लक्ष्मी की फोटो लेने लग जाता था वहाँ। और ऐसी होली में करता था वो, आगे सीधे सब लोग होली में मेरे घर के आगे इकट्ठा होते हैं, पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठा होते, तो वहाँ पे होली मैं कहती थी दीपू तू जल्दी मत आना, हाँ थोड़ी देर में आना, जब सब लोग आ जाएंगे तब आना। और करता भी वही था, फिर सारी लेता था होली के सारे सबके डांस वांस, दीपू आ गया, सारे लोग खुश होते थे उसके आगे बिल्कुल डांस करने के लिए। फिर सबको होता था हम टीवी में आएंगे करके, सब लोग वो करते थे, डांस करते थे सारे लोग वहाँ पे, तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन दीपू आज जहाँ भी है वो बिल्कुल अच्छा रहे, खुश रहे, और जहाँ भी उसकी दोबारा जन्म होता है कहते हैं, अगर लोग कहते हैं तो दोबारा जन्म भी हुआ है, तो उसको हमारी श्रद्धांजलि है, बहुत अच्छी जगह पे पैदा हुए। और मैं तो यही कहती हूँ, मेरा दिल भी यही कहता, मैं यही मानती हूँ, खुश रहे, बस खुश रहे बस। बिल्कुल थोड़ा सा बोल दीजिए आप, थोड़ा बहुत दीपू भैया के बारे में जो भी यहाँ पर मैं सुन रही हूँ, मेरा तो उनसे ज्यादा नाम से मैं उनको नहीं जानती थी दीपू भैया करके। वैसे ही जब मैंने एक्सपायर हुए जब, तो दीदी ने कहा तो जानती है दीपू एक्सपायर हो गया। मैंने कहा कौन से, तो दीदी ने मुझे फिर फोटो भेजा। शकल से तो मैं जानती थी, नाम नहीं जानती थी दीपू भैया हैं करके। लेकिन जब वो एक्सपायर हो मुझे बहुत मतलब अजीब सा हुआ। मैंने कहा एकदम क्या हुआ, तो मेरे को एकदम ये हुआ कि मैंने कहा उनके घर पे कौन कौन है, दीदी ने कहा उनकी पत्नी है। मैं उनको भी नहीं जानती थी कि इनकी पत्नी है करके उस समय। तो बाद में दीदी ने कहा उनकी पत्नी हुए हैं करके, तो मेरे को एकदम ये हुआ कि अब उनकी पत्नी का क्या होगा। एकदम लगता है ना अब क्या होगा, ये क्या करेंगी। मैं यही चाहती हूँ कि वो तो लोगों की दिलों में याद है, उनकी सब कुछ है, उनकी पत्नी भी यहाँ पर हैं, उनके लिए कुछ हो सके लोग अच्छा एक वो करें कि वो उनकी उसको जिंदा रख सकें। बस यही मेरा एक कहना है। धन्यवाद।
सही बात है। कि दीपू भैया घर आके कहते थे ना, दीदी को आवाज लगाते थे और जिया जी आते थे, जिया जी को बोलते थे। वैसे ही हम ताल को जितनी बार याद करते हैं हमें दीपू भैया का चेहरा पहले दिखता है। तो हम तो ये प्रार्थना करेंगे कि ताल चैनल इतना फले फूले कि दीपू भैया उसमें जीवित रहे, यही हमारी इच्छा। और शालिनी भाभी से भी यही निवेदन करेंगे कि इतने लोग आपके साथ में आए हैं तो हम इसीलिए आए हैं कि आप उनके सपनों को पूरा करें। ताल चैनल एक माध्यम है, हर जगह जितनी जगह वो शूट करने जाते थे हम चाहते ताल चैनल भी पहुंचे और हम लोग फिर से पुनः उनके उस सपने को जिए। सभी लोग तो दीपू भैया जीवित ही रहेंगे जहाँ भी होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो देखे रहोगे ताल चैनल का क्या हो रहा है। देखिए दीपूदा की भाभी ना एक खासियत और थी। दीपूदा का शायद ही बहुत एक हफ्ते में कोई लंबा इंटरव्यू आता था किसी का, अगर उनके साथ बैठ गए। उनकी लाइफ इतनी फास्ट थी, वो आधे घंटे से ज्यादा मुश्किल से ही अगर 15 मिनट से ज्यादा किसी के यहाँ टिक गया, बिल्कुल नहीं टिकते थे। उसको अपने काम से मतलब। एक जगह पे बहुत देर तक। अच्छा, वो चाय बहुत पीते थे। खाना पीना उसे खाना पीना कुछ नहीं, बस चाय पिला दो। बस यही कहता था मुझे। तो मैं जहां पर भी उनसे मिला, मतलब बहुत से ऐसे मेरे को होली के हैं, चाहे राम सेवक सभा के हैं, चाहे मेले के हैं। जैसे मान लो अभी इंटरव्यू लिया मेरा, तो मैं दूसरे को भी बोलता दोस्त को, अरे दीपूदा के पास जाना है, दीपूदा इंटरव्यू दिखाते हैं। उनको ढूंढना मुश्किल हो जाता था। थोड़ी देर बाद पता चला वहां पूजा कहीं हो रही है दूसरे कदली वृक्ष की, वो वहां पहुंच गए। हाँ। कहीं थोड़ी देर बाद वहां जहाँ केले का पेड़ लेने गया वहां भंडारा हो रहा, वो वहां पहुंच गए। मतलब उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल था। दूसरा, जो मारुति साजी और हमारी ईसा भाभी लोगों ने जो नैनीताल का जो जन्मदिन वाला, जो नैनीताल की संस्कृति को एकजुट करने के लिए सभी धर्मों के लोगों को लेके, तो मुझे याद है GIC में हमारा ये होता था। अब तो बहुत बड़े व्यापक स्तर पर आप लोग इसको करते हैं जन्मदिन को, और ताल चैनल बधाई का पात्र भी है इसके लिए। तो वो बिल्कुल ऐसे फुदक के कभी वहां पर हैं, कहाँ पर पूजा चल रही है, थोड़ी देर पीछे क्वेश्चन पूछने। तो वो उस जन्मदिन के इवेंट को अपने जन्मदिन से ज्यादा मानते थे। दीपूदा जो नैनीताल का जो ये बर्थडे का जो अगर हम कहें कि भाई इस बसासत का, तो ये एक अलग से एक थ्योरी पूरे उत्तराखंड में मेरे को लगता है शायद अपने तरीके की पहली थ्योरी है। और आज उसने भी एक त्योहार का रूप ले लिया है। मैं देख रहा था इस बार दीपूदा की गैर मौजूदगी में भी ताल चैनल ने किया और सबने दीपूदा को ट्रिब्यूट भी किया। तो उस दिन इंसिडेंट क्या होता है, अब लोग ये नहीं कहते हैं, अब कहते हैं नैनीताल का जन्मदिन है। तो एक ताल चैनल के माध्यम से, मारुति दा और ईसा भाभी के माध्यम से, और हमारे दीपूदा का जो खास उसमें योगदान है, आज आपने एक नया दिन, एक नया त्योहार बना दिया। और मैं कहता हूं कि उन्होंने अपनी जो लाइफ थी, वो अपनी लाइफ से दुगनी वो अपनी लाइफ जी के गए हैं। जो उनके काम करने की स्पीड थी, दौड़ने की। तो मैं, हालांकि मैंने उनके बड़े इंटरव्यू बहुत कम देखे हैं, जैसे गुरुजी का इंटरव्यू देखा है, मैम का इंटरव्यू देखा है। मतलब अभी वो जैसे दिवाली का आ रहा था, अभी सरस्वती मैम ने बताया, खेतवाल जी ने बताया, अभी वो इसके घर में लक्ष्मी पूजा का इंटरव्यू ले रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कैसे बनाई। अभी वो मल्लीताल वाले के वहां पहुंच गए, अभी वो फिर 7 नंबर वाले के वहां पहुंच गए। ऐसा ही रामलीला के दौरान क्या होता था, हम लोग जैसे मल्लीताल राम सेवक सभा से जुड़े हुए हैं, तो हमारी रामलीला आ रही है, थोड़ी देर बाद 7 नंबर की आ गई, थोड़ी देर बाद तलताल की आ गई, अच्छा रात को नारायण नगर की भी आ गई। मतलब वो इतनी भागदौड़, उनको ये होता था कि भाई कल को मेरे से कोई नाराज ना हो, सबकी दिखानी है मैंने। और हम लोग अगर आज हम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी, और सरस्वती दीदी भी, ईसा भाभी, तो आप लोग रहते हैं, ये सब लोग रहते हैं, हम लोग अगर किसी रामलीला में अगर चैरिटी के नाम पर भी या वहाँ के लोगों से मिलने के नाम पर भी जाते हैं, तो एक दिन में मुश्किल से 2 रामलीलाओं में जा पाते हैं। लेकिन वो शूट करके और 4-5 रामलीला एक ही दिन में, तो मतलब ये ऊपर वाले का सर। रामलीला हम तो बेल बसानी, मतलब बहुत ही दुर्गम। बेल तो बहुत, गुरुजी जो बता रहे हैं, बहुत दुर्गम है। तो ये ऊपर वाले की कृपा ही होती है। और कई बार हम सुनते भी हैं कि जो ज्यादा एक्टिव और जो ज्यादा अच्छे लोग होते हैं, उनकी जरूरत नीचे नहीं ऊपर वाले को ज्यादा होती है, बताते हैं। तो ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे अधिकतर अगर हम देख लें, जिन लोगों को हम याद करते हैं, महापुरुष भी बहुत कम एज में ही गए हैं, लेकिन वो दे के गए हैं कुछ ऐसी याद और ऐसे विचार दे के गए हैं, और ऐसा फॉलो करने के लिए मतलब एक लाइफस्टाइल दिखा के गए हैं कि भाई कैसा एक आदमी होना चाहिए। और मतलब कोई घमंड नहीं, कोई एक ऐसा भी नहीं कि एक दहशत जो एक मन में रहता है या डर रहती है, उन्होंने कहा कैमरे को कैसे फेस करना है, तो उसको भी लोगों के लिए उन्होंने मजाक बना दिया कि भाई कैमरे से डरने की जरूरत नहीं है, आप कैसे आसानी से हंसी मजाक करते। और जो उनका चेहरा था, मतलब उस चेहरे पे मैंने कभी गुस्सा नहीं देखा। उस चेहरे में मतलब एक अपने परिवार के मेंबर की तरह। और मैं यहाँ पर एक चीज और कहना चाहूंगा, जैसे दीपू ताल करके, जब दीपूदा हमारे बीच में नहीं है,
तब शायद पब्लिक को पता चल रहा है कि जो ताल चैनल है वो मारुति शाह जी जो हमारे व्यवसायी हैं, नैनीताल के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और ईसा भाभी का चैनल है। जैसे आप किसी का ही फोन देखिए दीपू ताल, तो ताल चैनल का मालिक पब्लिक समझती दीपू दा ही है। तो ये जो अपनत्व आप लोगों ने, मारुति दा ने और ईसा भाभी ने दीपू दा के प्रति रखा, और वो अपनत्व भी उनको बहुत आगे ले गया, और वो उन्होंने भी उसी अपनत्व से काम किया। तो ये अपनत्व ही होता है, अपना सब कुछ छोड़ देना, एक भरोसा ही होता है व्यवहार पर कि भाई ये सब दीपू का ही है, दीपू देख लेगा इसको। तो बस यादें आती हैं। ना राणा जी के लोगों को पता चल रहा है कि हाँ इनका ओनर ये लोग हैं, बट मेरे को भी ऐसा लगता है कि जब से दीपू गया है कि मैं भी समझ रही हूँ कि ताल चैनल को संभालना पड़ रहा है। बिल्कुल सही बोल। नहीं तो मेरे को कुछ वही, हमको वही पता नहीं होता था कि वो कैसे चीज हमेशा संभाले रहता था। हम इवनिंग में मैं उसको देखती थी ऑफिस में कितना काम कर रहा था, जब मैं उससे पूछती थी कि दीपू चले कुछ लेके आऊँ खाने के लिए, दैट्स ऑल टू इट। बाकी सब चीज़ वो संभालता था। मुझे ज़रा सा भी पता भी नहीं चला कि हमने कुछ करना है ताल में या क्या नहीं करना है। बस नैनीताल के बर्थडे में जरूर माँ के बहुत एफर्ट करते थे, लेकिन अदरवाइज पूरा साल भर, और हाँ नंदा देवी में हमारी एफर्ट्स रहती ही हैं, अभी भी रहती है, तो पूरा साल भर कैसे चलाता था, क्या करता था, सब उसके ऊपर था। अच्छा देखिए, जैसे भाभी आज मतलब हम कोई भी टीवी टेलीविजन में प्रसारण करते हैं कि स्क्रिप्ट पर बहुत काम करना पड़ता है, लेकिन दीपू दा को एक ऐसा आशीर्वाद था, वो बिना स्क्रिप्ट के जो दिखाता था आदमी इंटरेस्ट से उसको देखता था। हाँ, जहाँ उसको लग रहा है कि ये चीज कल को हो सकता है मेरे को ना मिले, वो उसको उसी दिन कैप्चर कर लेता था और उसी दिन दिखा भी देता था। बिल्कुल। अच्छा कोई सेलिब्रिटी आता था, हाँ वो फौरन उन्होंने कहा ताल ताल ताल, सेलिब्रिटी आता था बस वो उसकी इंटरव्यू लेता था फौरन। मैं आजकल साल में 1-2 दफा किसी सेलिब्रिटी से मिली, लेकिन मेरे को एफर्ट नहीं आया। दीपू होता तो उसको बोलती नहीं, बड़े सेलिब्रिटी सारे अच्छे थे ना सबसे। अच्छा सारे अभी भी याद करते हैं। अच्छा भाभी, उनके अंदर एक टैलेंट ऐसा था, जैसे मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी आया, उसको नहीं जानते हैं, हाँ। लेकिन वो 5-10 मिनट में उसको ऐसा मुरीद बना देते थे बातचीत करके। हाँ, है ना। तो मैं बहुत बड़े सेलिब्रिटीज ने आपके चैनल पे मैं देखा है बोलते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे घर बहुत सेलिब्रिटीज आए हुए हैं, और सेलिब्रिटीज के साथ जाके उसने इंटरव्यू बहुत लिए हुए हैं, चाहे आशीष विद्यार्थी जी, हाँ आशीष विद्यार्थी जी का, किसी तरह के जो भी आर्टिस्ट आते थे हमारे नैनीताल में, जो हमारे पहाड़ी आर्टिस्ट भी हैं यहाँ पे, जो भी आते थे। संजय मिश्रा जी हो गए। संजय मिश्रा जी तो बहुत ताल चैनल घर में भी, यहाँ घर में फिल्माया था हमने। हाँ, संजय मिश्रा जी थे यहाँ पे, और वो तो कंधे में हाथ डाल के ताल चैनल ताल करके सबने ताल बोला हुआ है। मुझे तरीका था ताल। हाँ बिल्कुल। क्रिकेटर थे वो भी आए थे, अजय जडेजा जी, जैकी श्रॉफ ने, मुझे ध्यान आता है जब जैकी श्रॉफ नैनीताल आए थे तो मीडिया में भी कोई ऐसा बड़ा उनका कोई इंटरव्यू ऐसा नहीं छपा था, क्योंकि थोड़ा सा पीछे रहते थे वो, ज्यादा मीडिया वगैरह के सामने नहीं, पब्लिक के सामने भी ज्यादा नहीं आते थे। लेकिन दीपू दा के उसमें मैंने भी जब ये देखा, मेरे लिए बड़ा शौकीन था, मैंने कहा जैकी श्रॉफ कहाँ ताल चैनल में, मैंने कहा दीपू दा इसको ही पकड़ लाए। तो वो अपनत्व की भावना, और वही अपनत्व हमको यहाँ खींच के लाया आज। बिल्कुल, एक जितना कंफर्ट इंसान उसके साथ फील करता था ना दीपू के साथ, मतलब ऐसा तुमको महसूस नहीं होता था कि तुम्हें कुछ एक फॉर्मेलिटी नहीं रहती थी उसके साथ, एक कैजुअलिटी, एक कैजुअल हो जाता था इंसान, एक अपनत्व आ जाता था कि बड़ा कंफर्टेबल फील करता था इंसान कि उसके नेचर की वजह से ना। हाँ, जो नेचर था कंफर्टेबली उसके साथ इंटरव्यू दे लाइक दैट। तो ये बहुत बड़ी बात है जो देखिए, साथ ही अभी हमारे कमल जगाते जी से यहाँ पे कुछ देख रहे हैं, तो वो नहीं कहाँ चले गए। तो अब मैं चाहूँगी शालिनी हमने थोड़ा बहुत कुछ बोलती, दीपू की याद में हमें कुछ बताती। हाँ, और प्यार से बेटा, क्योंकि दीपू यही है और वो खुश रहेगा अगर तू खुश रहेगी तो। आप जरा अच्छे से प्यार से बताइए कुछ, जो भी आप कहना चाहेंगे। आप सभी को धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग सब मेरे हस्बैंड के कार्यक्रम में एकत्रित हुए। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मेरे हस्बैंड की पुण्यतिथि में आए। सबने इतना अच्छा बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे पति मेरे सामने नहीं है, ऐसा लगा कि वो हमारे सामने ही है। बिल्कुल जी एक्सपीरियंस जितने सब लोगों ने बताया, जी शेयर किए, हमने उनको याद किया, तो ऐसे लग रहा है कि दीपू भैया मेरे बगल में बैठा है। जी बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हमारे पास ही है और हमारी बातें सुन रहे हैं। हाँ। इस चीज के लिए मैं
मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ जब जब उनके कोई भी कार्यक्रम हो, नैनीताल जन्म दिवस हो, बीटी पांडे हॉस्पिटल का हो, कोई भी उनके कार्यक्रम हो, आप सब लोग मुझे ऐसे सहयोग करना, अपना साथ देना। मैं हमेशा उनके काम को आगे ले जाके उनका नाम वैसे करना चाहती हूँ जैसे वो करके गए हैं। मैं भाभी जी का तो बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। वो मेरे हर काम में इतना सपोर्ट करते हैं, उन्हीं की वजह से मुझे हिम्मत भी आती है। और दादा का भी मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ कि दादा मुझे हर चीज़ के लिए आगे ले जाते हैं। जैसे दीपक को लेके जाते थे ऐसे ही मुझे भी लेके जाते हैं। सर का भी, सब आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप मेरे हस्बैंड की पुण्यतिथि में आए, सबको मेरा धन्यवाद। थैंक यू। ऐसा ये तो हो ही नहीं सकता शालिनी। दीपू बहुत ही क्लोज था। दीपू बिल्कुल मेरे छोटे बच्चे जैसा था, देवर जैसा था। भाभी भाभी करके जो मुझे बुलाता था ना, अभी भी उसकी आवाज कान में गूंजती है। और इतनी देर तो कभी वो बैठता ही नहीं था जैसे अभी बैठा हुआ है। आप पाँव भी हिलते हैं। हाँ बिल्कुल, इधर उधर थोड़ी देर बाद हमारी क्यों भी मीटिंग होती थी तो दीपू कभी भी एक साथ बैठता ही नहीं था। इधर से उधर, उधर से इधर, अच्छा हो गया ये इतना ही कहना था, वो तो मैं कर दूंगा, बस यही होता था हमारी मीटिंग में। और उसको इतना याद कर रहे हैं हम सब, कहीं ना कहीं पे बैठा होगा वो। एक थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि सुनील हमारे साथ हैं, जो हमारी टीम के मेल हैं, वो भी हमारे बारे कुछ थोड़ा सा दीपू के बारे में बोले। आइए सुनील। बस मैं इनसे बोल रही, ये उनके खास फ्रेंड है। हाँ सुनील इनका बहुत तकरीबन 20 साल से वो मेरे साथ हम साथ मिलके काम करते थे। और एक डिस्कवरी ऑफ नैनीताल हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की थी, जिसका वो हम उसका प्रोमो ही टेलीकास्ट कर पाए थे, और लेकिन पूरी फिल्म नहीं कर पाए थे क्योंकि बजट की कुछ कमी रह गई थी। और उसका जो हम लोगों ने जो उसका मेकिंग अप किया था, जो हम लोग सब बनाया था, उसका जो स्टैंडर्ड था वो स्टैंडर्ड डिस्कवरी चैनल के बराबर का हम लोगों ने उसका किया था। और उसका प्रोमो देख के लोगों को लगा कि हाँ ये फिल्म आएगी तो कैसी होगी। लेकिन उसमें कुछ शॉट्स थे, जैसे माल रोड में जब ब्रिटिश टाइम था, किस तरीके से वो रहा होगा, उस सब चीज को फिल्माना था। और उसमें बात करें हम, लकीली हमें ब्रिटिश कलाकार तो नहीं, तो हमें कुछ ब्रिटिश आर्टिस्ट मिले जिन्होंने उस फिल्म में काम किया था। और पीटर एलेक्स करके हमारे पास एक टीचर थे, जो शेउड कॉलेज के टीचर थे, उन्होंने उसमें नरेशन किया था। हमारी स्क्रिप्ट राइटिंग में उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी। और वो जो फिल्म आती, उस फिल्म के आने से कई नैनीताल के और रहस्य खुलते। लेकिन अफसोस रहा कि वो फिल्म अब नहीं बन पाई। पूरी शूटिंग होने के बाद एडिट करना रह गया था, सिर्फ एक सिंगल पार्ट रह गया था, जो था माल रोड के अंदर कि उस समय जो लाइट्स कैसे जलती थी, मतलब लाइट नहीं थी, लैंप्स थे, वो लैंप्स को जलाना था। और इस तरीके का कुछ उसमें पार्ट था। और दूसरा एक लैंडस्लाइड था 1880 का, जो लैंडस्लाइड था सितंबर 1880, उसको फिल्माना बाकी रह गया था। उसके लिए था हमारे पास उस प्रोजेक्ट के लिए काफी बड़े बड़े थर्माकोल के पीसेस चाहिए थे। जो थर्माकोल के पीसेस मिट्टी में और ये सीमेंट के गारे में भिगा के लैंडस्लाइड कैसे हुआ था वो फिल्माना था, वो रियलिटी हम लाना चाह रहे थे उस फिल्म के अंदर। तो उसके लिए तकरीबन उस समय, आज से वो 20 साल करीबन की पहले की बात थी। और हमारे पास उस समय भी अच्छे कैमरे थे, जो जैसे डिस्कवरी में जो कैमरे यूज होते थे, वो हम लोगों के पास कैमरे सब कुछ था। लेकिन एक बजट का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा, जिसके कारण हम उस फिल्म को नहीं कर पाए। और बाद में डिले होता रहा तो वो फिल्म डिब्बे में चली गई। एक उसकी कैसेट्स भी पता नहीं अब कहाँ होंगी। लेकिन उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन थी, वो इंफॉर्मेशन बहुत काम आती है। और वो इंफॉर्मेशन दीपू के साथ ही चले गई, क्योंकि वो बंदे ने उसको डॉक्यूमेंट करके कहाँ रखा है, कैसे रखा है, वो हम लोगों को मालूम है। उसका काफ़ी, मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट्स थे। शायद उसने कहाँ रखे ये हमें कुछ नहीं मालूम है, लेकिन अगर वो हमें मिलते तो शायद हम उससे और अच्छा उस फिल्म को दोबारा कर सकते थे, अगर वो डीवीज हमें मिल जाएं। लेकिन हाँ, इतना होगा कि वो एचडी में नहीं होगी, डीवी फॉर्मेट में होगी, जो पुराना जो फॉर्मेट चलता था उस फॉर्मेट में वो होगा। लेकिन कहीं ना कहीं, लेकिन वो इंफॉर्मेशंस होंगी हमारे पास, होती हमारे पास। या रीशूट करना तो पॉसिबल नहीं था, जो सोच के उसको डायरेक्ट किया था वो करना मुश्किल था। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, तकरीबन 20-25 साल का हमारा साथ रहा। एक बात मुझे इसकी याद आती है, एक दिन मेरे पास आके बोलता है कि चल ये
मंदिरों पे डॉक्यूमेंट्री करते हैं। मैंने कहा यार पैसे नहीं है, पता नहीं वो कहाँ से इतना चंदा इकट्ठा करके लाता है कि हम पूरे कुमाऊं के मंदिरों में जाते हैं और एक डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं। वो जमाना यूट्यूब का नहीं था शायद, अगर हम उस समय ये सब कुछ करते थे और अगर किसी यूट्यूब चैनल में डाले होते तो शायद हम बहुत बड़े यूट्यूबर होते। लेकिन हमने कभी पैसे कमाने की नहीं सोची, बस काम किया और काम करते करते काफ़ी अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंटेशन किए। लेकिन वक्त के साथ साथ हम उसे संजो के नहीं रख सके। सीडीओ में था, वो सीडियाँ सारी ख़राब हो गई हैं। उसको डंप करने के साथ साथ जो डंप करने के जो सिस्टम थे उस टाइम के, वो सब हार्ड डिस्कें भी ख़राब हो गई क्योंकि वक्त काफ़ी लंबा वक्त था। उस टाइम पे 200 GB की हार्ड डिस्क लेना भी बड़ा टफ काम होता था। 20,000 रुपये 25,000 रुपये की वो सब मिलती थी। लेकिन हम उस समय भी करते थे और कुछ ही हम उसको सजो के रख पाए, इससे ज़्यादा। अगर इस समय का ये वाला समय होता जिसमें इतना प्रोफेशनलिज्म है हर चीज़ में, चाहे वो कैमराज हो चाहे हमारे यूट्यूब हो, अगर इस समय तुम लोग इतनी मेहनत जो तुमने पहले की कही होती तो तुमने बिल्कुल सही कहा, बहुत बड़े ब्लॉगर होते और तुम्हारा काम रहता अभी भी। वो सीडीज खराब नहीं होती, अभी भी हमारे पास सब चीज़ें होती। तो ये बहुत अच्छा है कि इस समय हमारे पास ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं कि अब हम लोग प्रोफेशनलिज्म नहीं भी करते हुए हम कितना कुछ कर दे रहे हैं। तुम लोग तो इतनी मेहनत करते, तुम लोग का तो पैशन था ये सब चीज़ें, तो ये ज़रूर हम मिस करते हैं इस चीज़ को। और अब दीपू को बस यही कह सकते हैं कि 5 मिनट का या 2 मिनट का हम एक मौन कर लेते हैं इसके लिए, उसको याद करते हुए, मन से उसको याद करते हैं, है ना। तो गुरुजी आप थोड़ा सा हमें बताइए कि कैसे हम करें। थोड़ा हम सब खड़े हो जाते हैं। ओम शांति।